चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। सर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई तो पढ़ा चुके हैं जी, वो पढ़ा चुका हूं कि क्या सप्लाई होता है क्या सप्लाई नहीं होता है, शेड्यूल 1 2 3 सब कुछ पढ़ा चुका हूं, तो फिर क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या चीज इंटर स्टेट सप्लाई होती है, क्या चीज इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। इंटर स्टेट सप्लाई आप जानते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया जाए, और इंट्रा स्टेट मतलब जो विद इन स्टेट किया जाए, बट इसी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा सर क्यों जरूरी है ये डिस्टिंग्विश करना कि इंटर है कि इंट्रा है, लगना तो जीएसटी है, फर्क ही क्या पड़ता है सर। फर्क पड़ता है ना बेटा। अगर इंटर स्टेट होगी तो बिल में आईजीएसटी लगाओगे, और इंट्रा होगी तो बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे। फर्क पड़ता है ना बेटा, पड़ता है कि नहीं, बिल्कुल पड़ता है। अगर आपने गलत लगा दिया, ये भी सुन लो, तभी आप ध्यान से पढ़ोगे। अगर आपने गलत लगा दिया, मान लो वो थी सप्लाई इंटर स्टेट, तुमने मान लिया इंट्रा, तुमको लगा इंट्रा है, तुमने बिल में लगा दिया सीजीएसटी एसजीएसटी, लगना क्या था, आईजीएसटी। अब तुमने सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के जमा करा दिया, लगना आईजीएसटी था। अब गवर्नमेंट तुमसे कहेगी पहले आईजीएसटी जमा कराओ, लगना तो आईजीएसटी था ना। जमा क्या कराओ, आईजीएसटी जमा कराओ, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड क्लेम करो। मतलब तुम सोचोगे एडजस्ट कर लो कि मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स थे, 18% टैक्स था, 18,000 बना, 9,000 का सीजीएसटी हमने जमा कर दिया, 9,000 का एसजीएसटी, गलती हो गई, 18% का हिसाब से 18,000 का आईजीएसटी था। तो जब एडजस्ट कर लो खुद ही आपस में, तुम्हारे पास ही तो हमने थोड़ा रखा। करोड़ कहती ना 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 ना, हमको जमा कराओ आईजीएसटी, फिर रिफंड क्लेम करो। अब इसको सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, ठीक है जमा करा देंगे, लेकिन सोचो साहब, इससे आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी ब्लॉक हो जाएगी। ये तो अभी छोटी फिगर है, मान लो आपका टैक्स बन रहा था 1 करोड़ का, गलत जमा हो गया, जीएसटी 1 करोड़ गलत जमा हो गया। अब दूसरा 1 करोड़ पहले जमा कराओ, लोन लो या जो भी करना है, तब वो उसका रिफंड का काम करो। इसलिए जरूरी है कि ये पता होना कि क्या सप्लाई इंट्रा स्टेट है और क्या सप्लाई इंटर स्टेट है। हमारा जो सेक्शन 7 है ना, ऊपर करता हूं आपको, अभी पढ़ाऊंगा सब। जो सेक्शन 7 है ना, ये दिख रहा है आपको ऊपर, ये बताता है कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। और पता है सेक्शन 8 क्या बताएगा कि इंट्रा क्या होती है। हम पढ़ के आएगा, आपको कैसे पता, समझदार बच्चे। तो चलिए बहुत ध्यान से, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा दोनों ही पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ सप्लाई देखते हैं जरा क्या है। जीएसटी एनविसेस टू टाइप ऑफ सप्लाई, दो तरीके की। अच्छा क्या क्या सर, एक इंट्रा स्टेट है, दैट इज विद इन स्टेट, जिस पे आप बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहे हैं, या विद इन यूटी है तो सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगा रहे हैं। एंड दूसरी है इंटर स्टेट, जो आउटसाइड स्टेट है, जिसपे बिल में आईजीएसटी लग रहा है। कह नीचे भी एक टेबल सर पढ़ाएंगे जिसमें सिखाएंगे कैसे नेचर ऑफ सप्लाई निकलता है। Why it is important to know whether a given supply is inter or intra? Because taxes payable are different in both the cases. In case of interstate, tax is IGST, whereas in case of intrastate, tax is CGST as well as SGST, or CGST as well as UTGST if supply is within UTs. Okay. Now moving towards what is interstate supply, section 7. Section 7 lists down following supplies shall be treated as interstate supply. तो मैं पहले समझा देता हूं क्या लिखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट ने कहा सर हम बताएंगे कि क्या इंटर होती है क्या इंट्रा होती है। हमने कहा हम समझ गए हैं, हमने कहा हम समझ गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो बेच रहे हैं वो इंटर है। कह रहे नहीं हम बताएंगे, रुक जाओ, हम समझ गए। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं हम आ गया, आग बस बस बस। एक पिक्चर भी आई थी, एक मूवी आई थी, उसमें आपको शायद नाम याद हो अगर आप लोगों ने देखी हो तो, करीना कपूर थी, अक्षय कुमार था, शायद अनु कपूर था। उसमें वो अक्षय कुमार शायद एडवोकेट बना होता है, ऐसा कुछ होता है, अनु कपूर एडवोकेट होता है, कौन से, ऐतराज, हाँ। अक्षय दूसरा वाला बंदा एडवोकेट था ना, आप समझ गई ना पिक्चर। ऐतराज थी, कौन सी थी, हाँ है, प्रियंका चोपड़ा भी थी। उसमें वकील कौन बना होता है अनु कपूर और करीना कपूर, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि करीना कपूर को अनु कपूर के पास जाना होता है, और एक और फीमेल होती है, उसका नाम हमें नहीं पता, वो एक्ट्रेस है, वो भी नाम नहीं पता। आप लोग पता है, देख रहे हैं, जो फेमस होता है उसी का नाम पता होता है लोगों को। तो दूसरी वाली मेड होती है, तो वो जॉब के लिए जाती है। अब वो गलत घर में पहुंच जाते हैं दोनों। करीना कपूर धीमे से, अक्षय कुमार को जो नौकरानी चाहिए होती है, बर्तन झाड़ू पोछा कर दे,
तो वहां करीना पहुंच जाती है, और जो मेड होती है वो उस लॉयर के पास पहुंच जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है पिक्चर, अगर आप देखें, क्योंकि वो जो मेड होती है ना, उसको वो रास्ता बता रहा होता है कि वहां जाओगी, कहती हाँ हाँ बस हो गया ठीक है, समझ गए, वहां जाएंगे, तुम वहां से उतरोगी, हाँ बस मैं पहुंच जाऊंगी, फोन रख देती है। बहुत बढ़िया सीन है वो, ऑब्जर्व करिएगा कभी। और फिर वो गाड़ी गली में मरती है, फिर कंफ्यूज होती है कहाँ जाना है, कौन से घर, दो घर आमने सामने होते हैं शायद। फिर वो फोन करता है, तो देखो यहाँ तुमको एक वो दिख रहा है, हरा कलर का मकान, लेट से, कहते हाँ हाँ बस हो गया। और पूरी बात ही नहीं सुनी तुमने। जैसे उस पिक्चर में नहीं, वो कहता है बटन दिख रहा है एरोप्लेन में, कौन सी पिक्चर थी वो, है धमाल थी, कौन सी थी वो, मुझे नहीं, वो धमाल थी ना, वो बढ़िया कॉमेडी थी उसमें। कह रहा हाँ दबा दिया, कह रहा नहीं दबाना था। तो भाई साहब बात ये है कि गवर्नमेंट कह रही है सर कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या, ये हम बताएंगे, आप जो समझते हो थोड़ी देर उसको रुक जाओ, हम जो जो बताएंगे वो सब इंटर स्टेट रहेंगे। हमने कहा ठीक है सर आप बताओ। कहती है सर एक चीज तो, अगर आपने वन स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे ऐसे रख दें तो आपको समझ में ज्यादा ज्यादा आता रहेगा। मान लो आपने यूपी से एमपी बोल रहे हैं, चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी से एमपी सप्लाई करी है, तो भी ये इंटर स्टेट है। या फिर एक यूटी से दूसरी यूटी सप्लाई करी है, एक यूटी से दूसरी यूटी, इसमें भी फिर आप ही बताओ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कर देते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कहां, चंडीगढ़ मान लो, एक यूटी से दूसरी यूटी, तो भी इंटर स्टेट है। या फिर सर लाइन खींचते जा रहे हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरी यूटी सप्लाई करी है, तो भी इंटर स्टेट ही, सब इंटर पढ़ना है, सब इंटर। एक स्टेट से दूसरी यूटी, यूपी से चंडीगढ़ मान लीजिए, ठीक है ना, रेड पेन से कर देते हैं इसको, यूपी से चंडीगढ़, ये भी इंटर स्टेट है। या उल्टा कर दें, यूटी से स्टेट तो भी इंटर स्टेट है, यूपी यूटी से यूनियन टेरिटरी से स्टेट में सप्लाई करी है, लेट से चंडीगढ़ से एमपी सप्लाई करी, मध्य प्रदेश, ये सब इंटर स्टेट है। क्लियर हो रहा है? हमने कहा सिर्फ इतनी इंटर स्टेट होता है, कह रहा नहीं रुकिए और भी बताएंगे। हमने कहा क्या, कह रहा अगर इंपोर्ट है तो भी इंटर स्टेट है, अगर इंपोर्ट है। हमने कहा किस चीज का, गुड्स का कि सर्विस का, कह रहा दोनों का। तो हमने कहा अगर इंपोर्ट इंटर स्टेट है तो एक्सपोर्ट, आपको क्या लगता है, एक्सपोर्ट भी इंटर स्टेट है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा और कुछ, कह रहा अगर आपने इसके अलावा सप्लाई करी है टू और बाई एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर, तो भी इंटर स्टेट है। हमने टू और बाई क्या कह रहा हूं, एसईजेड ने नॉन एसईजेड को सप्लाई करी तो भी इंटर स्टेट, नॉन एसईजेड यूनिट ने एसईजेड को सप्लाई करी तो भी इंटर स्टेट। इतना आप समझ पा रहे हैं? पक्का? पहले इतना पढ़ते हैं फिर और जरा आपको डाइजेस्ट कराएंगे। आइए ध्यान से देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं सर। सेक्शन 7 याद हो, नाम सेक्शन का तो याद कर सकते हैं, ना याद हो तो नहीं याद कर सकते। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक जो जितने सेक्शंस पीछे आपने पढ़े वो सब सीजीएसटी एक्ट के थे। ये जो आप सेक्शन पढ़ रहे हैं ये आईजीएसटी एक्ट का है, सीजीएसटी एक्ट का नहीं है, ये आईजीएसटी एक्ट का। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, बाकी आप सेक्शन नंबर नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, द फॉलोइंग सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, दैट इज आउटसाइड स्टेट, इसको आप बोलते हैं। तो यहाँ टेबल किस तरीके से बनी हुई है सर, सप्लाई लिखा है, गुड्स लिखा है, सर्विस लिखा है, और उसकी नेचर लिखा है, और नेचर और सप्लाई में सब में इंटर लिखा है, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं इंटर स्टेट, तो यहां भी इंटर लिखा है, इसमें भी इंटर लिखा है, ये सब आपको इंटर मिलने वाला है, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले ये वाला, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूटीज एंड स्टेट एंड यूटी। हमने कहा क्या रहे हो, कह रहा है इधर आओ वापिस, जो सर ने लिखे थे इसीलिए लिखे थे। कह रहे सर हम दो चीजें देखते हैं। हमने कहा क्या चीजें देखते हो, कह रहा हम सर एक चीज ये देखते हैं कि सप्लायर कहाँ का है, लोकेशन देखते हैं सप्लायर की, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कहाँ रजिस्टर्ड है, क्या है सप्लायर का।
और दूसरी देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। हमने ये क्या होती है, कैसे निकलती है प्लेस ऑफ सप्लाई, कह रहा आगे सर इसके बाद यही टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, कैसे निकलेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो एरोप्लेन में बैठ गए, एरोप्लेन ऊपर उड़ा और एयर होस्टेस आ गई, सुंदरियां आ गई, वो कह रही तेनू काला चश्मा जचता है, चश्मा लेके आ गई बेचने के लिए आपको, गॉगल्स, सर ये लीजिए आपके ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा। आपने कहा कितने का, ओनली 5000 सर। आपने खरीद लिया, जीएसटी भी लगना है। सवाल आता है कि साहब ये बिका कहां, हवा में उधर। अब क्या हम उधर तुरंत प्लेन रुकवाएं, भैया 2 मिनट जरा हवा में 1 मिनट रुक लेना सर। हम नीचे देखें, नीचे कौन सा स्टेट दिख रहा है भाई, देखिए फर्क क्या है, देखिए समझिएगा बात को। हमारा जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है, और जो भी जीएसटी सरकार ले रही है उसका एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है, एक स्टेट रख रहा है जो डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहां बिका। बट ऐसे केस में हम कैसे निकाले कहां बिका। फ्लाइट उड़ी ए पॉइंट टू बी पॉइंट, अब बीच में मान लो 3-4 स्टेट होते हुए निकली है, तो क्या उस समय उसकी बिल्कुल लोकेशन देखें तुरंत, या सिक्का गिरा के देखें कहां गिरा है। तो ये टॉपिक बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई, कि हम इसकी पीओएस क्या मानेंगे। फिर हम देखते हैं सप्लायर कहां का है, पीओएस कहां की। अगर दोनों सेम स्टेट है तो इंट्रा है, जो आप सेक्शन 8 पढ़ेंगे। लेकिन अगर दोनों अलग स्टेट में है, या अलग यूटी में है, या एक स्टेट है दूसरा यूटी है, या ये एक यूटी है दूसरा स्टेट है, ये सब केसेस क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। तो इसमें हमने जो ये सब लिखा है लेफ्ट साइड में, ये सब है सप्लायर की लोकेशन, और जो राइट हैंड साइड में लिखा है ये है प्लेस ऑफ सप्लाई, जो आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद। समझ पा रहे हैं आप कैसे क्या पढ़ने वाले, ओके। तो यही बात लिखी सर, वेयर लोकेशन एंड सप्लायर, यानी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, एक सप्लायर की लोकेशन, दूसरी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये दोनों दो अलग अलग राज्यों में हैं, दो अलग अलग यूटी में है, या एक यूटी है और एक राज्य है, ऐसे में करने क्या वाले हैं सर, ये इंटर स्टेट सप्लाई बनने वाला है। ठीक है सर, ये बात तो अपने को बढ़िया से समझ में आ गई ना। बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है इसका टॉपिक पढ़ेगा, सेक्शन 10, 11, 12, 13 बताएगा, सेक्शन आएगा भी देखेंगे। अच्छा सर और कुछ इंटर स्टेट, हाँ जी बताया ना, इंपोर्ट इंटर स्टेट होता है। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से गुड्स लिए कि सर्विस, किसकी बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। आपको पता है यहां दोनों लिखे हैं, हेडिंग में गुड्स भी लिखा है और सर्विस भी लिखा है। और इंपोर्ट में गुड्स वाले कॉलम, ये गुड्स के लिए, गुड्स में लिखा है इंपोर्ट जो होता है वो इंटर स्टेट सप्लाई, ये सब इंटर स्टेट ही चल रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई होता है। लेकिन गुड्स के लिए लिखा है टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, तब तक वो इंटर स्टेट है। और सर्विस के लिए लिखा है नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ऑल सर्विसेज इंपोर्टेड विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट। अब हमने कहा हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा, कहना क्या चाह रहे हो। अगर केवल तुम इंपोर्ट बोल देते तो हमारा दिमाग ही इतना नहीं चल रहा था, हम समझ जाते क्या हो गया, इंपोर्ट जो होता है वो इंटर स्टेट होता है। अब ये क्या बोल रहे हो, टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, समझाओ तो समझो। हमने गुड्स बाहर से इंपोर्ट करे, बाहर से इंपोर्ट होकर के आ गए, मैं उन गुड्स को छुड़वाने के आपको समझाया भी था, दो तरीके की क्लियरेंस समझाई थी, एक डायरेक्ट क्लियरेंस कस्टम के हिसाब से, और एक इनडायरेक्ट क्लियरेंस। तो जब भी हमने छुड़वाया हमने ड्यूटी पे करी, और उस समय जो हम ड्यूटी देते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी देते हैं और आईजीएसटी देते हैं, क्योंकि इंपोर्ट जो होता है ना वो इंटर स्टेट कहलाता है, इंट्रा बन नहीं सकता। तो सीजीएसटी या जीएसटी नहीं लगता, क्या लगता है, आईजीएसटी। हमने वो पे किया। अब लेट से बाहर से हमने ना परफ्यूम्स इंपोर्ट करे थे, तो वो इंपोर्ट करे, ड्यूटी पे करी, वो ले आए। अब लाके या तो हम खुद कंज्यूम कर रहे होंगे, हम खुद ही लगा के घूमते हैं, और या फिर हम उसको फर्दर सप्लाई कर रहे होंगे, लेट से मेरी शॉप है। अब हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद हमने ड्यूटी पे करी, मान लो वो हमने मुंबई के पोर्ट पे मंगवा लिया, सूरत के पोर्ट पे मंगवा लिया, गए ड्यूटी पे करी, आईजीएसटी पे किया, बेसिक कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी पे किया, उन गुड्स को क्लियर कराया। कानपुर में मेरी शॉप थी, अपने साथ कानपुर ले आया। अब उसके बाद मैं कानपुर से फिर बेच रहा हूँ, आज में तो मैंने इंपोर्ट इसीलिए किया था कि मैं बेचूंगा। अब कस्टमर आ रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ सर ये परफ्यूम इंपोर्टेड परफ्यूम है सर, आप लगाएंगे तो पूरा मोहल्ला आपके पीछे पड़ जाएगा। अब मैं जब दोबारा बेच रहा हूं, मैं जब बेच रहा हूं कुल मिलाकर के फर्दर सप्लाई, क्या अभी भी आईजीएसटी लगेगा बिल में? भाई अब वो टेक्निकली इंपोर्टेड गुड्स नहीं बचे,
आप उसको इंपोर्टेड कह के बेचिए, लेमैन उसको अभी भी इंपोर्टेड गुड्स कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेक्निकली लॉ मेकर की नजरों में वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है। एक बार जैसे ही वो गुड्स कस्टम के हाउस से निकल चुके हैं, ड्यूटी क्लियर होकर के, हमारे कस्टम लॉ के हिसाब से, हमारे लॉ के हिसाब से वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं बचते। आप बोलेंगे उसको इंपोर्टेड, इंपोर्ट भी हुआ है, लिखा भी उसमें मेड इन जर्मनी, मेड इन फ्रांस, जहां से भी मंगवाया हमने लिखा है, लेकिन कस्टम के हिसाब से वो इंपोर्टेड नहीं। अब जब मैं कानपुर से मैंने बेचा, कस्टमर आया और कानपुर के कानपुर में ही बेच दिया, शॉप पे आया मैंने बेच दिया। अब मैं सोच रहा हूँ बिल में क्या लगाऊं, तो मैंने अपनी लोकेशन देखी, लोकेशन ऑफ सप्लायर कानपुर यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली किसी तरीके से सेक्शन 10 वगैरह को यूज करके, वो भी मान लो कानपुर निकल आई यूपी। अब मैं बिल में क्या लगाऊं, आईजीएसटी लगा दूं कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगाऊं? हाँ ये इंट्रा है साहब, सीजीएसटी एसजीएसटी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि साहब ऐसा नहीं है कि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो जीवन भर आईजीएसटी के दायरे में रहने वाले हैं। वो तो जब कस्टम पोर्ट पे आए तब तक वो इंटर है, उसके बाद जब दोबारा सप्लाई होगा तो फिर से चेक किया जाएगा, फिर से जांचा जाएगा कि इंटर है कि इंटर है। बाद में इंटर भी निकल सकता है, इंट्रा भी हम कानपुर में ले आए और कानपुर से हमने दिल्ली में भेज दिए। लोकेशन ऑफ सप्लायर कानपुर उत्तर प्रदेश, इंपोर्ट करा, ड्यूटी पे करी, कानपुर में ले आए, यूपी में ले आए, वहां से हमने सप्लायर हमने रेसिपिएंट ढूंढा, दिल्ली का था, दिल्ली भेज डाले, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली निकली। अब आईजीएसटी इंटर बन गया। तो बाद में वो इंटर होगा कि इंट्रा होगा, ये तो अगेन फिर इस क्लॉज के हिसाब से डिटरमाइन होगा जो आपने यूप पर पढ़ा, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई। जिस समय इंपोर्ट हुआ था वहां तक वो इंटर था, तभी लिखा है लॉ में गुड्स के केस में टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया। पर सर्विसेज में ऐसा क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे लॉजिक क्या है सर? देखो साहब, गुड्स तो क्या होते हैं, हमने जो गुड्स इंपोर्ट करे वो हम एज इट इज बेच सकते हैं। सर्विसेज कभी आपने सुनी एज इट इज बेच दी? जैसे 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 छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने फेशियल कराया, क्या वही फेशियल दूसरे को बेच सकते? वही चिपका के निकाल निकाल के दूसरे, नहीं होता है ना ऐसा। समझ रहे हैं बात को? सर्विसेज कैसे, चंपी कराई तो जब जो तुम दूसरे की चंपी करोगे तो दूसरी चंपी कहलाएगी, वही चंपी थोड़ी ना कहलाएगी। तो सर्विस तो दिखती भी नहीं है कि आज हम झोले में सर्विस लेकर के आए थे फिर हमने जाकर के बेच दी। तो सर्विस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि सर्विस आपने इंपोर्ट करी, आईजीएसटी पे किया, कस्टम वैसे भी नहीं लगता उसके ऊपर, सर्विसेज में कस्टम लॉ नहीं लगता, गुड्स में लगता है। आईजीएसटी पे किया, बात खत्म हो गई। अब जब तुम दोबारा फिर सर्विस दोगे तो देखेंगे ना क्या इंपोर्ट है कि डोमेस्टिक है कि क्या है। तो ये सर्विस में ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट गुड्स तो दिखते हैं, टेंजिबल आइटम होते हैं, आमतौर पे दिखते हैं ना। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? इसलिए लिखा है कि गुड्स में इंपोर्ट के केस में वो इंटर है, लेकिन टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया। बट सर्विसेज में नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो भी सर्विस आप इंपोर्ट करें वो इंटर ही है। क्लियर? समझ में आ गया? तो इतनी डेप्थ में आपको जरूर यही है कि भाई देखो, पढ़ना आना चाहिए, समझ में सब आना चाहिए। सर इसके अलावा आपने एक्सपोर्ट भी बताया, हाँ बेटा, कहाँ लिखा है सर? ये लिखा है सप्लायर लोकेटेड है इंडिया में। बताओ एक्सपोर्ट के केस में सप्लायर कहां पे होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगी? इंडिया के बाहर। तभी वो जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाता, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, जीएसटी लगता नहीं, इसलिए सरकार ने उसको जीरो रेट बना रखा है, और ना जीएसटी लगाने की उनकी किसी को मंशा है, ना वो लगाना चाहते। इंपोर्ट में तो लगाना चाहते हैं, बट एक्सपोर्ट में हम कभी नहीं चाहते। हर कंट्री, हर गवर्नमेंट चाहती है भैया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, और चाइना इतना एक्सपोर्ट करता है, हम उसके जरा से भी बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हर कंट्री चाहती है कि हम एक्सपोर्ट करें, तो ये तो आपको इंसेंटिव देना ही पड़ेगा। तो सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, दैट इज एक्सपोर्ट। और ऐसी कोई कंडीशन में कहीं नहीं लिखी, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, कहलाएगा क्या ये इंटर स्टेट जो लिखा है ना, ये केवल इसके लिए लिखा है कि दूसरे के लिए लिखा है कि तीसरे के लिए कि चौथे के लिए? सबके लिए लिखा है, ये कॉमन है। आप चाहो तो अगर नहीं समझा तो चारों के सामने लिख देना इंटर 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 इंटर। पर ये भी समझ आ गया, इंपोर्ट भी समझ आ गया, एक्सपोर्ट भी समझ आ गया। सर आपने एक एसईजेड वाला बताया, तीन ही बताया, हाँ अभी तीन बताए। एसईजेड वाला टू और बाई या एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट। टू और बाई का मतलब, एसईजेड समझते हैं क्या होता है क्या? नहीं फुल फॉर्म नहीं, अरे फुल फॉर्म तो समझते ही हो गए यार, इतना छोटे बच्चों को थोड़ा फुल फॉर्म आपको पता है, हम ये तो कह रहे हैं होता क्या है एसईजेड। हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए, आप बताना चाह रहे, बताइए तो शान। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको पता है ये बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा। बेसिकली देखिए ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसी जगह है जहां पे कुछ नहीं है, और हिंदी बोले थोड़े से वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें तो जहां कुत्ता ना कुत्ते की जात, ऐसे शब्द कहीं लिखिएगा नहीं आप जाके। हाँ हाँ, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जहां कुत्ता भी नहीं पहुंच पाया वो बड़ा अनडेवलप्ड सा एरिया है। नहीं तो नॉर्मली आपको हर जगह पे डॉग तो मिल ही जाएंगे, इंसान मिले या ना मिले कुत्ते मिल जाते हैं। तो ऐसी जगह जो कुत्ता ना कुत्ते की जात, अब उसको डेवलप करना है, अब वहां पे कौन जाना चाहता है? कोई नहीं। तो सरकार क्या करती है, उसको नोटिफाई कर देती है कि इस एरिया को हम SEZ बना देते हैं। अब उसमें एक डेवलपर को दे देती है, मान लो मोटा भाई ने, अंबानी साहब ने ठेका ले लिया। अब वो वहां सब कुछ सुई से लेके एरोप्लेन तक सब डेवलप कर देंगे। वहां पे एक हेलीपैड भी उतर सकता है ना, वो भी बना देंगे, स्कूल कॉलेजेस सारी चीजें बना देंगे। अब उसको बहुत तरीके के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो इंडिया में रहने के बाद भी उसको फिजिकली इंडिया में है, लेकिन हम उसको मानते हैं कि इंडिया के में है ही नहीं। तभी उसको जीरो रेटेड की एग्जामिशन भी दे देते हैं कि तुमको सप्लाई होगा तो जीरो रेटेड, तुम किसी को सप्लाई करोगे तो जीरो रेटेड नहीं, तुमको मिलेगा तो जीरो रेट। और उसको इंटर मानते हैं, इंटर स्टेट। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक एरिया में ऐसा भी होता है, कुछ एरिया का मतलब सिटी ना समझिएगा। मान लीजिए हो सकता है एक जगह हो जिसमें ये वाली बिल्डिंग SEZ हो और जस्ट बगल वाली बिल्डिंग SEZ ना हो, नॉन SEZ। जैसे नोएडा में बहुत से ऐसे जगह हैं, ग्रेटर नोएडा नोएडा में, जो SEZ के दायरे में है और बगल वाला मान लो नॉन SEZ, इसको SEZ का दर्जा नहीं मिला हुआ है। अब अगर ये इसको सप्लाई करेगा, दोनों बगल बगल है तो दोनों नोएडा, वैसे देखे तो दोनों उत्तर प्रदेश है, लेकिन तब भी इंटर माना जाएगा, इंट्रा नहीं माना जाएगा। और सर अगर उल्टा कर दें, ये इसको सप्लाई करता है तो भी इंटर, और जीरो रेटेड भी साथ में जोड़ दें तो जीरो रेटेड तभी माना जाएगा जब ये इसको सप्लाई कर रहा है, ये जीरो रेटेड है। और ये इसको सप्लाई नहीं करता, वैसे ये तो करता ही क्या है, ज्यादातर एक्सपोर्ट कर देता है, लेकिन अगर सप्लाई कर रहा है तो वो जीरो रेटेड नहीं, इंटर तो है। ठीक है, कंफ्यूज ना करें, तो इंटर ही सिखा रहे तो इंटर ही पे रहते हैं। इंटर का मतलब है SEZ नॉन SEZ को सप्लाई करे या नॉन SEZ को सप्लाई करे, दोनों इंटर। अच्छा सर एक SEZ दूसरे SEZ को सप्लाई कर रहा है, वो भी इंटर। जहां भी SEZ वर्ड आ जाएगा वो इंट्रा कभी हो ही नहीं सकता, वो इंटर ही होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो टू और बाई SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट। सर आपने तीन ही बताए थे यहाँ पे, आपने जो बताए, हाँ बेटा कहाँ बताए थे, कहाँ गया ये, एक ये वाला बताया था और दो ये बताए थे, इसमें मतलब तीन थे बेसिकली, तीन ये बताए थे, चार हो गए। वैसे ये तीन, ये एक, एक और क्या है सर फिर जो आपने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ना बड़ी समझदार हो गई है, गवर्नमेंट लोगों की मेंटेलिटी जानती है। गवर्नमेंट जानती है कि हो सकता है कोई बंदा ऐसा केस लेकर के चला है और वो कह दे कि देखो ये ना इंटर है ना इंट्रा है, कुछ समझ रहे हैं, ऐसा कोई बहुत दिमाग की उपज से कुछ खुरापाती दिमाग निकाल लाया कि ना इंटर है ना इंट्रा है तो काहे का GST। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा एक रेसिड्यूरी क्लॉज लेके चलती है। इसमें यह लिखा है कि हर वो सप्लाई जो इंट्रा नहीं होगी और कहीं और कवर भी नहीं होगी वो इंटर होगी। नहीं समझे? जो इंटर है वो तो इंटर है ही, जो ये सब इंटर है वो तो इंटर है ही। अभी आप इंट्रा पढ़ेंगे, ये इंट्रा पढ़ेंगे, और अगर मान लो इसके अलावा कोई सप्लाई बच गई और आप करेंगे इंट्रा तो होती नहीं है और इंटर के ऊपर में भी नहीं लिखी हुई है, तो फिर क्या मानेंगे उसको? इंटर मानेंगे। ये रेसिड्यूरी क्लॉज कि अगर इंट्रा नहीं है तो इंटर है। पढ़िएगा, इन द टैक्सेबल टेरिटरी प्रोवाइड कहां हुई है? टैक्सेबल टेरिटरी विद इन इंडिया, जहां GST हमारा लगता है। नॉट बीइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, वो इंट्रा भी नहीं है और कहीं और कवर्ड भी नहीं है। या तो कहीं कवर्ड होती कि भैया इस पॉइंट में कवर्ड थी, वो तो SEZ वाला था तो फोर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं। तो इंट्रा भी नहीं है, कहीं कवर्ड भी नहीं है, और ये टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हुई है, तो क्या कहलाएंगे? इंटर स्टेट कहलाएंगे। इंटर कहलाएंगे कि इंट्रा कहलाएंगे? इंटर लिखा, इंट्रा है तो इंटर कैसे? पढ़ तो इंटर ही रहे ना। लिखा है जो इंट्रा नहीं है, ये इंट्रा वो वाला लिखा है, जो इंट्रा नहीं है वो इंटर है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो इंटर में आपने क्या क्या पढ़ा? चार ये पॉइंट हो गए, एक ब्रॉडर पॉइंट हो गया जिसमें विद इन स्टेट, विद इन यूटी, या वन स्टेट से दूसरी यूटी, या वाइस वर्सा, लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। उसके बाद आपने एक एक करके पहला पॉइंट पढ़ा इंपोर्ट, दूसरा पढ़ा एक्सपोर्ट, तीसरा पढ़ा SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर, उसमें टू और बाई दोनों थे, और चौथा भी पढ़ा कि जो कहीं कवर्ड नहीं है और इंट्रा नहीं है तो वो इंटर होगा।
अब यहां तक में अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछिए। हाँ बेटा, फिर से बोलो। इंपोर्ट के केस में बिल्कुल आप आईटीसी बुक कर सकते हैं, जो आईजीएसटी आप पे करके जा रहे हैं। आपने इंपोर्ट करे, आई बेसिक कस्टम ड्यूटी दी, आईजीएसटी दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी का आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन आईजीएसटी जो आपने पे किया उसका आप आईटीसी बिल्कुल बुक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको फिर फर्दर सप्लाई कर रहे हो। मतलब जैसे हमने इंपोर्ट किया लेकिन खुद के कंजम्पशन के लिए, हमने बाहर से एक बहुत बढ़िया सा बड़ा सा टीवी खरीदा, इंपोर्ट किया खुद के लिए, तो आईजीएसटी पे किया, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन बिजनेस के लिए किया, बिल्कुल आईटीसी लीजिए, कोई मनाही नहीं है। और कोई डाउट किसी के दिमाग में? अच्छा डाउट था। और किसी का कोई डाउट आता हो? अच्छा, तुम लोग डाउट इसलिए नहीं पूछते कि आते नहीं है, कि हमसे डरते हो इसलिए नहीं पूछते? क्या कारण है? आता नहीं दिमाग में कि डरते हो, या तीसरा कारण है कि तुम लोग को लगता है कि बेइज्जती ना हो जाए? ये कारण तो नहीं है? बिल्कुल बेइज्जती के डर से मत डरना बेटा, बेइज्जती नहीं होती, पहले इज्जत तो कमाए, है ना? तब बेइज्जती का डर हो। अभी कहाँ, तो आप बच्चे हो, छोटे मासूम हो, है कि नहीं? भगवान का रूप हो आप, आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है? हाँ हाँ आया, देखो आया। आप डरते क्यों? पूछ लिया करो, ऐसे ही पूछ लिया करो, बताओ। हाँ जी, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे जब गुड्स को हमने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करने पे क्या होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे होती है और आईजीएसटी पे होता है। अब जो आईजीएसटी का पोर्शन होता है वो पहले तो पूरा सेंट्रल के पास चला जाता है, फिर उसके दो हिस्से होते हैं, आधा आधा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट खाते में, आधा स्टेट के खाते में। आधा उस स्टेट के खाते में जाता है जहां का सप्लायर होता है, जहां का इंपोर्टर होता है। समझे आप? मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हूँ उत्तर प्रदेश का, मैंने इंपोर्ट करे गुड्स, और अब गंगा जी में तो मंगाऊंगा नहीं, यहाँ पे तो कोई समुद्र के रास्ते मान लो लेट से मंगाया, तो मैंने सूरत में मंगा लिया, कहीं भी इस तरीके से मंगा लिया, और मैं गया, मैंने छुड़वा लिया सूरत से जाके, गुजरात से जाकर के आईजीएसटी पे करके। बट वो आईजीएसटी का जो स्टेट का पोर्शन है गुजरात को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुड्स मेरे को बिलोंग करते हैं ना, मैं कहाँ कहाँ यूपी, तो वो यूपी गवर्नमेंट के हिस्से में जा रहा है। फिर जब मैं आगे ले आया, अब मैं फर्दर बेचूंगा, तब तो देखा ही जाएगा कि इंटर है कि इंट्रा है। इंट्रा है तो जिस स्टेट में बेच रहा हूँ उसी स्टेट को मिल रहा है, विद इन स्टेट बेच रहा हूँ, यूपी का यूपी में बेच रहा हूँ अगर, तो यूपी को मिल रहा है, यूपी से दिल्ली बेच रहा हूँ तो दिल्ली वाले को मिल रहा है। यही डाउट था ना आपका? क्लियर? ओके, बढ़िया डाउट था, बट डरने की बात ही नहीं है। और कोई डाउट किसी का? पक्का चले आगे? कोई डाउट नहीं है तो पूछ लीजिए। बगल वाले बच्चे से मत पूछना, उसको भी नहीं आता है, हमसे पूछ लेना। चलो सर, सेक्शन 7 तो बता दिया। अच्छा, सेक्शन 7 अगर हम याद करेंगे भी तो फिर एक चीज और याद कर लेंगे कि वो कौन से एक्ट का है, आईजीएसटी। और नहीं याद करेंगे तो कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंटेंट पता होना चाहिए। सर इंट्रा बताओ ना क्या होती है? सर सेक्शन 8। सेक्शन 8 तो बड़ा आसान है बेटा, बहुत ज्यादा बातें करता भी नहीं है। वो कहता है साहब, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, यही दोनों चीजें देख रहे थे वहां पे भी, आर इन सेम स्टेट और सेम यूटी, उसी स्टेट से उसी स्टेट सप्लाई हुआ, इंट्रा, उसी यूटी से उसी यूटी सप्लाई हुआ, इंट्रा। इसके अलावा तो ज्यादा बातें वो कर ही नहीं रहा है। यानी मतलब ये निकला, essentially, if location of supplier and place of supply is within the same state, तो वो क्या बनती है? इंट्रा। और if different state, inter, it is an intra, if in same state, and if these are in different state then it is inter। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एक एक करके, आप बताना इंटर की इंट्रा। ठीक है, जैसे पहला आप बताना पढ़ के, सप्लाईज टू एंड बाई एसईजेड, आगे ना पढ़ना, इंटर, पक्का? इवन इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर इन द सेम स्टेट और यूटी, तब भी वो बगल बगल सप्लाई हो रहा है, लेकिन एक एसईजेड है दूसरा नॉन एसईजेड है, या एक एसईजेड है दूसरा भी एसईजेड है, तो सेम स्टेट में हो डिफरेंट स्टेट में हो कहीं पे भी हो, वो इंटर ही होगा, इंट्रा नहीं हो सकती। दूसरा आप बताना, सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, आर यू श्योर इंटर? ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा क्या है ये मैं समझाऊंगा, वैसे भी आपको बताऊं तो ये तीनों में हेडिंग ये पड़ी थी कि गवर्नमेंट ने ये बता रखा है कि ये इंट्रा नहीं होती, हेडिंग ये पड़ी थी कि व्हाट इज नॉट इंट्रा।
और जो इंट्रा नहीं होती वो आपने ऊपर पढ़ी कि वो इंटर होती है। अब जो इंट्रा नहीं होती उसके 2 पॉइंट तो ऑलरेडी ऊपर ही कवर थे, ये वाला और ये वाला ऊपर ही कवर था ना। जब इंटर पढ़ा ना सेक्शन 7, तो उसी में कवर था इंपोर्ट वाला भी और ये SEZ वाला भी। सर ये क्या है, ये तो ऊपर कवर नहीं था। हाँ, तो ये क्या है सर, क्या ये इंटर है कि इंट्रा है? हेडिंग से बताओ ये क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। ये इंटर है। अब ये है क्या सर, ये इंटर स्टेट है तो समझा रहे, ये है क्या? तो पहले इसके पीछे की आपको थोड़ी कहानी, थोड़ी हिस्ट्री बताऊं, फिर ये बताऊं। ये बाद में पॉइंट ऐड हुआ था, पहले नहीं था GST लॉ में, बाद में गवर्नमेंट ने इसको कह दिया कि इसको भी हमें इंटर ही मानेंगे। मैं बताता हूं क्या। गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा हों, और तभी आपने देखा कि एक्सपोर्ट्स को वो जीरो रेटेड भी ट्रीट करती है, और आपसे कहती है टैक्स ना दीजिए, और पे कर दिया तो आप रिफंड ले लीजिए, एंड एट द सेम टाइम ITC भी आपको देती है। अब एक केस समझिएगा बहुत ध्यान से। एक बात उठी कि साहब सपोज करिए कोई फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंडिया आया, फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंडिया आया, और इंडिया आके उसने कोई गुड्स खरीदे। इंडिया आया, इंडिया आके उसको कुछ पसंद आया, उसको कैलकुलेटर पसंद आया, उसने कैलकुलेटर खरीदा, मोबाइल खरीदा, जो उसको पसंद आया उसने खरीदा, कोई गुड्स खरीदे। और वो जब जाएगा, जा रहा है जब इंडिया के बाहर, तो अपने साथ वो ले जा रहा है। इनडायरेक्टली तो ये भी एक्सपोर्ट ही है, इनडायरेक्टली एक तरीके से तो ये भी एक्सपोर्ट हुआ। नहीं समझे? एक तो डायरेक्टली हमने इंडिया के बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट हुआ। ये बिका तो इंडिया के अंदर ही, बट वो फॉरेन टूरिस्ट को बिका, और फॉरेन टूरिस्ट अपने साथ इंडिया के बाहर ले जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेनर्स यहाँ पे आए तो यहाँ पे खरीदी करें कि ना करें? करे ना साहब, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है, हम तो चाहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा खरीदी करें। हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, आप खरीदिए। अब देखा जाए तो ध्यान से समझो, जब उसने मान लो इंडिया में आया और मोबाइल फोन खरीदा, कोई भी गुड्स, कोई भी गुड्स, सिर्फ मोबाइल नहीं, कोई भी गुड्स, मान लो मोबाइल फोन खरीदा, तो उसने इंडिया में GST पे किया। भाई बेचने वाला मान लो दुकान में गया, अब बेचने वाले में तो बिल GST लगाएगा ना। आप खरीदने का, हम खरीदने का GST लगाएगा, तो इसे वो भी खरीदने का GST लगाया बेचने वाले ने, बिल दिया उसको, तो उसने तो GST पे कर दिया। अब उसको फायदा कैसे मिलेगा? अब वो तो बाहर जा रहा है इंडिया के साथ लेकर के, तो एक तरीके से तो हमने टैक्स लगा ही दिया। और एक कहावत है, एक्सपोर्ट ओनली गुड्स नॉट टैक्सेस, तभी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। एक्सपोर्ट बहुत गहरी गहरी बात है। डेवलप्ड कंट्रीज, और जो जो डेवलप कंट्रीज बनना चाहती हैं, वो गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, टैक्स एक्सपोर्ट थोड़ी ना करती हैं। क्योंकि अगर आपने टैक्स एक्सपोर्ट कर दिया तो वो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, आप कॉम्पीट कहां कर पाओगे वर्ल्ड के साथ? वैसे भी नहीं कर पा रहे हो भी आप। चाइना सबकी जान ली है, उसको देखो उसने अपनी पॉपुलेशन का कितना सदुपयोग किया है। मतलब कुछ भी कहो, लेकिन असलियत तो साहब बहुत अलग है। आप ध्यान से देखो, अगर डेटा पढ़ो, कंपैरिजन करो, तो बहुत चीजें हैं। देखिए, कहने को तो हमारा इंडिया वाकई महान है, महान रहेगा, और हम भारतवासी हैं, वासी हैं, भारत नागरिक होने पे हमें गर्व है, उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन असलियत भी अगर हम बात करें, तो जितनी तेजी में उसने अपनी इकोनॉमी डेवलप करी है, हम लोग उससे बहुत पीछे रह गए। तो एक्सपोर्ट आप गुड्स को करिए, टैक्स को क्यों एक्सपोर्ट करें? तो एक तरीके से जो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आया, उसने टैक्स पे किया, और वो लेके जा रहा है, तो टैक्स तो लग गया ना उसके गुड्स पे। गवर्नमेंट का परेशान ना हो। जो फॉरेन टूरिस्ट ने यहाँ पे मोबाइल फोन या जो भी गुड्स खरीदे, उस पर टैक्स पे किया, फिर जब कस्टम पोर्ट पे वो टैक्स इनवॉइस दिखाएगा, और दिखाएगा कि हम गुड्स बाहर लेके जा रहे हैं, तो हम उसका वो टैक्स रिफंड कर देंगे। दुकानदार ने तो ले लिया, दुकानदार तो आगे जमा करा देगा, लेकिन रिफंड कर, अब रिफंड कैसे करोगे तुम? अगर दुकानदार ने लगाया था CGST SGST, तो वो तो उस स्टेट के पास पहुंच गया है। CGST SGST का मतलब है कि जब हम जमा करते हैं ना, तो साइमल्टेनियसली CGST का पोर्शन अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, SGST का पोर्शन स्टेट के पास पहुंच जाता है। तुम रिफंड करने की बात करते हो, तो कहां से स्टेट से वापस लोगे? इसलिए इसको बना दिया गया इंटर स्टेट, कि अगर फॉरेन टूरिस्ट होगा, गुड्स खरीद रहा होगा, दुकान में जाके बताएगा, डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि हम फॉरेन टूरिस्ट हैं, वीजा वगैरह सब दिखाएगा, तो दुकानदार उसको वहीं बेच रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर वहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई सब कुछ वही, लेकिन तब भी उसको इंटर नहीं मानेगा। इंटर मानेगा और बिल में GST लगाएगा, IGST, बिना GST के नहीं देगा। मान लो 100 रुपए का मोबाइल फोन, 18 का GST
तो 18 का आईजीएसटी लगा के 118 को उसको देगा, 18 दुकानदार गवर्नमेंट पास जमा करा देगा, जैसे करता है, जैसे वो करता है वैसे करेगा। फिर बाद में जब भी वो बाहर जाएगा, गुड्स दिखाएगा, टैक्स इनवॉइस दिखाएगा, और गवर्नमेंट 18 रुपए उसको वापस कर देगी। तो इनडायरेक्ट वे में ये भी एक्सपोर्ट है सर, इसलिए इसको बाद में बनाना पड़ा गवर्नमेंट को कि सर ये इंटर है, ये इंट्रा नहीं। क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया? अब आप पढ़ के देखिए क्या लिखा है, सप्लाईज मेड टू अ फॉरेन टूरिस्ट टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया। सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। मान लो एक विदेशी आया यहां पे और यहां पे आके पिक्चर देख के चला गया, यहां पे आया, उसने कोई बढ़िया शाहरुख खान की या जो भी हीरो हीरोइन आज की तारीख में उनकी पिक्चर देखी, चला गया, तो टिकट खरीदी तो उसमें भी तो जीएसटी लगा है, वो रिफंड नहीं होना है। सर्विसेज थोड़ी ना अपने साथ बाहर ले जा रहे हो, वो ऐसा थोड़ी ना एक पोर्ट पे से, अब तुम कहानी सुनाओ पहले इस पिक्चर की, बताओ इसमें क्या हुआ, फिर हीरो के किससे प्यार था, अच्छा हीरोइन किसके पीछे थी, वो प्रेस वाले के पीछे पड़ी थी, ऐसे थोड़ी ना उससे पूछेंगे ना, आप समझ रहे हैं बात को? क्लियर? तो इसलिए गुड्स की बात है केवल, सप्लाईज मेड टू अ फॉरेन टूरिस्ट टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, नोट आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बाय ए फॉरेन टूरिस्ट विल बी रिफंडेड अंडर आईजीएसटी। वापिस हो जाता है। अब तक कोई डाउट आता है तो पूछ ले। यानी सर कहानी ये बनी कि जो आपने इंटर समझाया ये सब तो थे ही, और एक पॉइंट और हो गया, वो यहां नहीं लिखा इसलिए हमने भी यहां नहीं लिखा, वो बताया बाद में गया था इसलिए हमने नहीं बाद में लिखा, लेकिन आपके याद करने के लिए आप चाहो तो अपने हाथों से लिख सकते हो कि कहानी ये बनी कि एक पॉइंट और क्या हो गया, सप्लाईज मेड टू अ फॉरेन टूरिस्ट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। बाकी तो दो ऊपर लिखे ही थे। अब मैं फिर से कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछने जा रहा हूं, आप बताना कि इंटर है कि इंट्रा है, और यहीं देखते रहना, कहीं और किसी और को ना देखना। हाँ कहां से आया, हाँ जी पूछिए पूछिए पूछिए। किसको? देखिए गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया आपने डाउट पूछा, गवर्नमेंट कहती है साहब कानून ना पता होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस पकड़ने आ गई, आपने इसमें सजा दी क्या? हो, हमें नहीं पता था भैया, पक्का अगर हमें पता होता कि जेल हो जाएगी तो हम नहीं करते। आपने सिग्नल तोड़ दिया तो चलान कट रहा, इसमें क्या दिक्कत है? हमें तो लगा रेड लाइट बड़ी अच्छी है, डांस के लिए लगाई थी, डिस्को लगाई थी, हम डिस्को डांसर, कि रेड में ऐसे नाचना है, ग्रीन में ऐसे नाचना। तो आपको पता हो ना पता हो, गवर्नमेंट की आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? बाकी हम लोग का किस दिन के लिए बैठे, तुम्हें नहीं पता हो तो हमसे पूछो ना, हमसे एडवाइस लो, कंसल्टेंसी लो, पैसे दो, सब अकेले अकेले खाओगे? आप किस लिए बैठे? आप समझो, देखो जितना आसान लॉ होगा उतना अच्छा है, लेकिन जितना टफ लॉ होगा उतना आपके लिए और हमारे लिए अच्छा है। हम दोनों बातें बोल गए, जितना आसान लॉ होगा वो सबके लिए अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ही आसान लॉ हो गया तो आपके लिए और हमारे लिए थोड़ी दिक्कत करेगा। हाँ मान लो गवर्नमेंट ने कह दिया सभी पे अब जीएसटी एसटी क्या 2 रुपए लग जाएगा, बात खत्म हो गई, 2 रुपए जीएसटी लगेगा। मान लो एक ऐसा लिया, सब कुछ खत्म करके खराब कर दिया कि जब भी जो भी होगा 2 रुपए हमको दे देना। अब आप घर से निकले, रिक्शे में बैठ करके रिक्शा आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो, आपने कोचिंग जा रहे हैं जीएसटी पढ़ने, दत्त मूर्ख कहीं के 2 रुपए लगता है जीएसटी, चलो वापस चलो घर, चल वापस। तो आपको कुछ कौन पूछेगा? कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा ना। तो आप टफ बना रही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एम है आसान बनाना, बट वो आसान बनाते बनाते इतना आसान बना दे रही कि पता ही नहीं चल रहा कि कब आसान ऐसा बन गया जिसका आसान निकल गया है। वो तार, कई बार ऐसा होता है ना, आपको कोई तार दिए जाए, कुछ दिया जाए कि इसको सुलझा दो, जो ऊन नहीं होता, ऊन का गुच्छा होता है, पुराने जमाने में दादियां या मम्मियां हो सकती है बनाती हूँ, कई बार उलझ जाता है, आपको दिया जाता है कि बेटा इसको सुलझा देना, आप सुलझा रहे हो, हुआ है कभी आपके साथ? और वो ऐसा उलझ गया और आप कह रहे जाएंगे सामने तो और गाली पड़ेगी, हमने तो कुछ और ही दिया, तुम तो बिल्कुल उसको। तो गवर्नमेंट बहुत आसान बनाने की कोशिश बहुत लगी, दिल से लगी हुई है कि हम इसको आसान बना देंगे, इन कैसा आसान बना रहे हैं आप देख ही रहे इतने महीनों में, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो ये हो। हाँ जी, हाँ पूछिए। हाँ तो अगर कंपोजिट सप्लाई वाले आप किसी सेलर से ले करके आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसने तो आपसे टैक्स लिया ही नहीं है। मैं बताता हूँ ना, पूरी बात तो सुनिए।
अगर फिर आप दोबारा पूछिएगा अगर ना समझे, एक बार मेरे को सुन लीजिए। अगर फॉरेन टूरिस्ट ने किसी ऐसे बंदे से खरीदा जो कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन स्कीम में, तो उस बंदे ने क्या फॉरेन टूरिस्ट से टैक्स लिया होगा? नहीं, ले ही नहीं सकता। कंपोजिशन स्कीम में यही पढ़ा था सेक्शन 10 में कि वो टैक्स लेने के लिए लाइबल ही नहीं है। तो उसे सब टैक्स लिया ही नहीं तुमसे, तो रिफंड किस बात का? उससे टैक्स लिया नहीं गया तो रिफंड की बात नहीं होती, क्योंकि हमने तो बिल ऑफ सप्लाई दिया, हमने तुमसे टैक्स कहां लिया। समझ पा रहे? अब आप दोबारा पूछो, कुछ और पूछे ना। हाँ, अच्छा, कह रहे कंपोजिट सप्लाई के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, तो उसके लिए डिसएडवांटेज। बिल्कुल डिसएडवांटेज है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सपोर्ट करना है, इंटरस्टेट सप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि सर ऑप्शनल स्कीम, हमने कब बोला था कि आ जाओ, अब इससे बाहर हो जाओ, जिस समय जिस दिन चाहो उस दिन बाहर हो जाओ। कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आना पड़ता है, कि अगर अगले साल आना है तो 31 मार्च तक एक फॉर्म भरना पड़ता है इंटीमेशन कि हमें 1 अप्रैल से आना है, तभी आ पाओगे। लेकिन बाहर तो तुम कभी भी हो सकते हो। तो अगर तुमको लग रहा है कि यार हम कंपोजिशन स्कीम में आके फंस गए, बाहर हो जाओ, तुरंत बाहर हो जाओ, इंटीमेशन दो, खत्म करो। गवर्नमेंट ने ऑप्शनल है, मैंडेटरी थोपा नहीं है। क्लियर हो गया ना? हाँ, पूछिए पूछिए। और किसी को नहीं आता कोई डाउट? तुम लोग ने भी पैसे दिए, फीस दी है, पूछ लो। नहीं? अच्छा, नहीं 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 नहीं, फॉरेन टूरिस्ट आए तो मना नहीं करेगा वो कहेगा हमें डॉक्यूमेंट देखेंगे ही नहीं, हम तो नॉर्मल तुमको भेज देते हैं और हम दिखाएंगे कि इंट्रा है, हमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट से मतलब ही क्या, हम तो कैश का बिल काट देते हैं। नहीं समझे? हम दिखाएंगे नहीं ना अपनी बुक्स में क्या फॉरेन टूरिस्ट है, अगर आपको हमसे खरीदना है तो। लेकिन अगर वो इंसिस्ट करेगा कि भाई टैक्स इनवॉइस चाहिए, तो फिर जाइए। समझ गई ना? मतलब इन शॉर्ट वो इंटर नहीं भेज सकता, इंटर स्टेट सप्लाई, तो वो दिखाएगा ही नहीं कि फॉरेन टूरिस्ट था वो, एज लॉन्ग एज वो इंसिस्ट कर रहा हो, तो बात अलग है। फिर वो सीजीएसटी एसजीएसटी हम दिखाएंगे नहीं फॉरेन टूरिस्ट, हम तो दिखाएंगे आप आई थी हमारे पास, हमें क्या पता आप देखने बड़ी गोरी थी, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आपने दिया नहीं, हमें क्या पता आप इंडिया की है कि इंडिया के बाहर की है, आपको बताना चाहिए था। होता है कि नहीं? गोरे काले का भेद नहीं, गोरे काले से थोड़ी ना पता चलता है कि आप कहाँ के। ठीक है, कई बाहर के लोग काले भी बहुत होते हैं, नाइजीरिया वाइजीरिया के लोग भी, लेकिन रंग पे कोई कमेंट करना नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ, हाँ दे देगा। सीजीएसटी एसजीएसटी करके नहीं देगा, कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई देगा, टैक्स नहीं लेगा। हाँ, और किसी के दिमाग में कोई डाउट? नहीं? बाकी बच्चे कह रहे हैं जल्दी पूछो डाउट, हमें आगे पढ़ाओ, हमें जाना है, एग्जाम भी तो देना है जाके। चलो, कुछ हम लोग केसेस पूछ रहे हैं और आप बताएंगे दिमाग लगा के कि ये इंटर है कि ये इंट्रा है। तैयार हैं? पक्का? शुरुआत करी जाए गेम की। आइए हम और आप खेलते हैं इंटर और इंट्रा। पहला, सप्लाई रिसीव्ड इन डीटीए फ्रॉम एसईजेड यूनिट लोकेटेड इन नोएडा। इंटर लॉक कर दिया जाए। आर यू श्योर? इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर है। दूसरा, सप्लाईज मेड टू एसईजेड डेवलपर इन कांडला। कांडला कहाँ है? गुजरात में। फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है आजकल। तो बोलो क्या करने वाले हैं? इंटर है कि इंट्रा है? इंटर है। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस, सब इंटर ही चल रहे हैं, तो ये फिर इंट्रा आने वाला है। सप्लाई दिल्ली में है, नहीं सप्लायर दिल्ली में और सप्लाई हुई है स्विट्जरलैंड में, एक्सपोर्ट हुआ, बोलो क्या है ये? इंटर है। सप्लायर राजस्थान का है, सप्लाई हुई है पंजाब में, ऊपर कर देता हूँ, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी मान लो पंजाब है, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है, इंटर है। सप्लायर चंडीगढ़ में है, यूटी, और सप्लाई हुई है एचपी में, हिमाचल प्रदेश में, इंटर। सभी इंटर निकले, पता है क्यों? क्योंकि हेडिंग ही पड़ी थी सम एग्जांपल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, क्लियर? चले आगे। ओके, अब आते हैं साहब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे। अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ना जरूरी है, पहले तो ये बताओ। क्योंकि इसी से पता चलेगा कि वो इंटर है कि इंटर है। दो चीजों से पता चलता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर से और प्लेस ऑफ सप्लाई से। इसी से पता चलता है कि वो इंटर है कि इंट्रा है। और पहले आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन भर देते हैं ताकि आप मन से पढ़ो। पहली कंफ्यूजन हमने आपको बड़ी थी कि एरोप्लेन में आपने ऊपर, हाँ याद है आपको, चश्मा खरीदा, नहीं तो आप भूल जाते हैं ना, आज ही क्लास का भूल जाते हैं, आपको याद है वो बड़ी बात। तो हम लोग ने चश्मा खरीदा और पता नहीं कहाँ खरीदा, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, दूसरा एग्जाम्पल सुनो। मान लीजिए आपने अपनी कार उठाई
और आपने कानपुर से चले गए दिल्ली, ठीक है ना, और ड्राइवर को लेके गए और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, या लौटते समय दिल्ली में गाड़ी खराब हो गई। अब आप बड़े आदमी, आपने ड्राइवर से कहा तुम बनवा के लेके आना, हम दूसरी टैक्सी से जा रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं, आप अपना निकल आए। अब उसने गाड़ी बनवाई और बनवा के अपने साथ लाया। अब उसने जहां गाड़ी बनवाई वो पूछ रहा है बंदा कि इंटर स्टेट माने कि इंट्रा माने, बिल में क्या लगाए। अगला सुनो, आप ट्रेन में चढ़े, आपके पीछे पीछे एक चंपी वाला चढ़ गया, कह रहा चंपी करवा लो, तेल मालिश, तेल मालिश, चंपी करवा लो। ट्रेन चल पड़ी, वो बार बार आपके पास आ रहा, सर चंपी करा लीजिए, चंपी करा लीजिए, चंपी करा लीजिए। आप बड़े परेशान लग रहे हैं, शक्ल से ही दिख रहा है कि वाइफ ने आपको बहुत पीटा है, मतलब डांटा है। चंपी, आपने चंपी करा ली, अब ट्रेन चल रही है। अब क्या ट्रेन की चेन खोल के देख, मतलब चेन खींच के देखें कि कहाँ है ट्रेन, कैसे पता चलेगा? तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना बड़ा मुश्किल टास्क है। यस और नो? आप यहाँ से जा रहे हैं कहीं घूमने, आपने कोल्ड ड्रिंक परचेज करी, लेट से आप यहाँ से जा रहे हैं, आप यूपी से निकल पड़े पंजाब के लिए, अमृतसर या जहाँ भी आपका जाना है वहां जा रहे हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। अब हो सकता है आपने यहीं पी ली, हो सकता है रास्ते में पिए, हो सकता है वहां जाके पिए। यस और नो? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है सर? मोबाइल फोन खरीदा, पता नहीं कहाँ लेके निकल लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है सर? क्योंकि जब तक लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता होगी तब तक हम कैसे बताएं सर ये इंटर है कि? तो प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट के लिए एक टफ टास्क, वो भी सर्विसेज में थोड़ा ज्यादा टफ है। गुड्स के केस में तो फिर भी थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, क्योंकि गुड्स दिखते हैं, दिखते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सर्विसेज, और आज के ऑनलाइन के जमाने में तो और टफ है प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट के लिए बता पाना, क्योंकि ऑनलाइन के जमाने में कौन कहां बैठा है और कहां सर्विस दे रहा है और कौन कहां सर्विस ले रहा है ये पता पाना बड़ा मुश्किल है। यस और नो? आपने बैठे बैठे घर पे कोई गेम डाउनलोड किया पैसे देके, अब आप कहां हैं, जिसने गेम बेचा वो कहां का है, चलो वो तो पता चल जाएगा वो रजिस्टर्ड है, लेकिन आप कहां बैठे ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है ना। गवर्नमेंट आपको मोबाइल ट्रैक करने तो बैठ नहीं रही है। अब आप यूपी में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, कि आप स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, यहाँ थे और स्विट्जरलैंड उड़ के चले गए, वहां खेल रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं हमें कहाँ पता। थोड़ा सा टफ टास्क, बट गवर्नमेंट ने बड़ी हिम्मत करी है, करनी पड़ती। प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपको बताना ही था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के 4 सेक्शन है, एक 10 है, एक 11 है, एक 12 है, एक 13 है। 10 और 11 प्लेस ऑफ सप्लाई बताएंगे गुड्स की, 12 और 13 सर्विसेज की बताएंगे। सर 10 और 11 दो क्यों है, बताता हूँ। 10 बताएगा डोमेस्टिक सप्लाई में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, 11 बताएगा गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। 11 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कवर करता है, 12 डोमेस्टिक। ऐसे ही 13 14 सर्विसेज के लिए कवर करते हैं, जब उसमें आएंगे, आज की क्लास में तो नहीं आ पाएंगे, टाइम कम है, जब उसमें आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। पहले सेक्शन 10 कवर कर लेते, थोड़ा तो टाइम है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़े ना, दिमाग चल रहा है ना आप लोगों का? ठीक है। सेक्शन 10 आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 प्रिस्क्राइब्स प्रोविजंस फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। अच्छा सर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में 11 लगता है, हाँ, डोमेस्टिक में लगता है 10, और गुड्स के लिए बात कर रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब ये बताएगा सेक्शन 10 इंटर बताएगा कि इंट्रा बताएगा? ये ना इंटर बताएगा ना इंट्रा, ये तो केवल प्लेस ऑफ सप्लाई बताएगा। फिर उसको हम कंपेयर करेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर से, फिर हम निकालेंगे कि इंटर है कि इंट्रा है। क्लियर? ओके सर, सेक्शन 10 क्या बताते हैं बेटा? 5 चीजें बताते हैं, 5 अलग अलग कैटेगरीज। पहली सिचुएशन, बहुत ध्यान से, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? टर्मिनेशन ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी। मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के समेत आपको। मैंने एक मशीन बेची कानपुर से मुंबई, महाराष्ट्र। कानपुर में मेरा मशीन का बिजनेस है, मेरे पास कोई मुंबई का व्यापारी आया कि सर हमें मशीन खरीदनी है। हमने कहा ठीक है, डील हुई। उसने कहा सर डिलीवर करानी पड़ेगी, हमने कहा करा देंगे डिलीवर, मुंबई में आपको मशीन मिल जाएगी, थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगी। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, टर्मिनेशन पॉइंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड नॉट ओरिजिन बेस्ड। ये तो शुरुआत में बताया था। मतलब ऐसे केस में सर कानपुर है प्लेस ऑफ सप्लाई
कि मुंबई है, टर्मिनेशन जहां खत्म हो रहा है मुंबई। समझ पा रहे हैं? अब मैं कानपुर का हूं, लेट से टर्मिनेट हो रहा है मुंबई पे, लोकेशन ऑफ सप्लायर कानपुर यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आया लेट से मुंबई महाराष्ट्र। इंटर और इंट्रा, इंटर, आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी आधा हिस्सा सेंट्रल लगती और आधा स्टेट को देगी। कौन से स्टेट को देगी? जिसकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकले। किसकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकले? महाराष्ट्र, तो आधा 50% हिस्सा महाराष्ट्र। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई बड़ा जरूरी टास्क है। मैं कानपुर में मैंने मशीन बेची, मैंने कहा सर पहुंचवा दूंगा, लखनऊ पहुंचानी थी, लखनऊ पहुंचा दी। प्लेस ऑफ सप्लाई लखनऊ यूपी, सप्लायर कानपुर यूपी, यूपी इंट्रा, बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी। क्लियर हो पा रहा है? ओके। तो वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, टर्मिनेशन ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी। एग्जांपल देखिएगा, मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई महाराष्ट्र सेल गुड्स टू मेसर्स वाई ऑफ अहमदाबाद गुजरात। बताओ साहब, अगर ये बात करते हैं और मूवमेंट हुआ है, डिलीवरी हुई है अहमदाबाद में, तो क्या लगता है? लिखा भी आगे एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स डिलीवर्ड होने अहमदाबाद में। तो क्या लगता है ऐसे में? नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ क्या है? अहमदाबाद यानी गुजरात, है ना? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी अहमदाबाद गुजरात। अब बात करते हैं कि इंटर है कि इंट्रा है। तो इस एग्जांपल में सप्लायर था महाराष्ट्र का, प्लेस ऑफ सप्लाई आपने गुजरात निकाली है, बोलिएगा। इंटर और बिल में आईजीएसटी लगाएगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, और ये लोकेशन ये दोनों अलग अलग स्टेट में है, इसलिए आईजीएसटी लगने वाला है, इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर हो गया? तो पहला तभी लगेगा वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्ड मूवमेंट, या वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी आएगा, आपका जो डाउट आ रहा है वो हमको पता है क्या आने वाला है, वो आ जाएगा। 5 पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर बचेगा तो बिल्कुल लेंगे, ठीक है? तो 5 पॉइंट पढ़ लेने दीजिए। पहला समझ में आ गया, दूसरे में आते हैं। दूसरे में मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाता हूं, ये वाला सी वाला पहले पढ़ो फिर बी पढ़ेंगे। वेयर दिस सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? मैं शॉप में गया, मेरे को एक मोबाइल फोन खरीदना था। मैंने कहा मोबाइल फोन कितने का है? उन्होंने कहा सर 50,000 का प्लस जीएसटी। हमने 50,000 प्लस जीएसटी लिए, मोबाइल लिया, चला आया। अब मैं अपने साथ कहां ले जा रहा हूं उसको पता होता है क्या? इसको बोलते हैं सप्लाई डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां डिलीवर कर दिया उसने। तो उसने कहां डिलीवरी दे दी हमको? दुकान में। तो दुकान हो गई उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर भी आमतौर पर वही का, मान लो कानपुर में हमने खरीदा, सप्लायर यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही निकल के आई। ज्यादातर केसेस में ऐसे में, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर केसेस में इंट्रा निकलती है। आपने कोल्ड ड्रिंक परचेज करी, अब जहां परचेज करी दुकानदार आपसे पूछता है क्या कहां पियोगे भैया, कहां लेके जा रहे हो भैया बताओ, आप खरीदते हो पैसे लेता है, बात जाओ भागो, है कि नहीं? तो ये उसी पॉइंट में आ रहा है, जहां उसने डिलीवर कर दिया वो हो गया। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि एक बंदा चेन्नई गया और वहां पे उसने क्रोमा के शोरूम में जाके लैपटॉप परचेज कर लिया। क्रोमा का शोरूम जानते हैं ना, तो कानपुर में बन गया, टाटा वालों का है ना। लैपटॉप परचेज कर लिया, वो बंदा कहीं और का था, वो था लेट से कर्नाटका का। लैपटॉप खरीदा है तो चेन्नई तमिलनाडु से, तो क्रोमा वाले ने तमिलनाडु में भेज दिया, लैपटॉप डिलीवरी दे दी। अब तुम अपने साथ कर्नाटका लेकर के आ रहे हो या कटक लेके जा रहे हो, वो तुम्हारा कॉल है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तमिलनाडु। Here supply does not involve movement of goods. पढ़ के देखिए, where the supply does not involve movement of goods, location of goods at the time of delivery, Srinivasan from Bangalore, Karnataka, traveled to Chennai, Tamil Nadu for a vacation. अब vacation के लिए गए हो या ऑफिशियल पर्पस के लिए, it doesn't matter, ठीक है ना। And purchased a laptop from Croma at Chennai, Tamil Nadu. तो बेंगलोर के थे बट वहां जाके लैपटॉप खरीद लिया। In this case, place of supply would be Chennai, that is Tamil Nadu. Since location, अब बता, ये समझ में आ गया ना? अब बताओ सप्लायर कहां का है? क्रोमा वाला वही तमिलनाडु का, प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु, इंटर और इंट्रा, इंट्रा बिल में क्या लगाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु होगा एंड लोकेशन सप्लायर की भी तमिलनाडु है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी तमिलनाडु है, दोनों सेम स्टेट में है, तो वो इंट्रा, इसलिए बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। क्लियर? आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहा है? पूछिए, आप पूछिए, फिर से बोलिएगा, मतलब नहीं समझ पाया मैं आपके डाउट का। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉक्यूमेंट आपने क्या सबमिट करे।
कह रहे हैं जैसे लैपटॉप खरीद रहा हो क्रोमा वाला, कह रहा है हमको अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड दिखाओ, अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना डाइवोर्स, उसको फर्क नहीं है, ठीक है, उससे कहेगा जहां लिखा होगा अगर कि हम रेसिपिएंट का एड्रेस लेंगे, वहां भी सर्विसेज के केस में आप जैसे पढ़ेंगे तो वहां, यहाँ नहीं लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ, आपका भी डाउट था ना, पूछ लीजिए आप, हो गया ना, हमें पता था क्या आने वाला है। अब आजकल क्या होता है, कई बार आजकल एक नई सप्लाई चली है, नया मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल, मैं समझाता हूं पहले क्या है बिल टू शिप टू। लेट्स से एक है ए, एक है बी और एक है एक्स, ये 3 लोग हैं। बी ने एक्स को ऑर्डर दिया, बी को लेट्स से एसी परचेज करना है, मान लो एक्स एसी का डीलर है, बी को एसी खरीदना है। बी ने एक्स से कहा कि हमें सो एंड सो एसी खरीदना है, मान लो हमें ओ जनरल का एसी खरीदना है, इस मॉडल नंबर का मिल जाएगा। अब एक्स ने चेक किया, एक्स था नहीं, लेकिन एक्स ने कहा बिल्कुल मिल जाएगा सर, हम पहुंचवा देंगे आपके यहाँ, मिल जाएगा सर, और इतने रुपए का प्राइसिंग है इसकी। बी ने कहा ठीक है, बी ने एक्स को ऑर्डर दे दिया। एक्स ने क्या किया, दूसरे जो होलसेलर था या कंपनी या जो भी था, इसको ऑर्डर दिया कि हमें एसी चाहिए। अब एक तरीका तो ये होता है कि ये इसके पास एसी भिजवाएगा और फिर ये इसके पास भिजवाएगा। दूसरा तरीका क्या, अब इसमें तो भाई 2 सप्लाई है, अगर ये इसके पास भिजवा रहा है वो उसके पास भिजवा रहा है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फिर तो अलग अलग बात हो गई, ये बिल टू शिप टू नहीं है। दूसरा क्या होता है, एक्स ने ए से कहा कि हमें एसी चाहिए और जो एड्रेस हम बता रहे हैं डिलीवर वहां कर दीजिएगा, बिलिंग आप मेरे नाम पे काटिएगा, ए बिलिंग काटेगा एक्स के नाम पे, बट डिलीवरी होगी बी के एड्रेस पे। भाई एक्स कह रहा है हम डबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का लगा अपने, एक्स ने बी से पैसे लिए हैं, एक्स देगा पैसे ए को, जो भी आपस में डील है बीच का मार्जिन खाएगा। आपसे 50,000 लिए, वहां 40,000 का एसी खरीद रहा है, 30,000 का एसी खरीद रहा है, तो बीच में जो कमाना है कमाएगा। ए से जब खरीद रहा है तो कह रहा है साहब बिल टू शिप टू मॉडल चलेगा, बिलिंग मेरे नाम पे, शिपिंग किसी और के नाम पे, दिस इज बिल टू शिप टू, शिपिंग मींस डिलीवरिंग, डिलीवरी, बिल टू शिप टू। ऐसे में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जब ए ने ये किया तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो जो थर्ड पार्टी जो ये कंट्रोल कर रहा है ये बंदा, अब मानेंगे कि साहब इसी को डिलीवर हुआ और इसी का जो लोकेशन होगी यही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। मैं पढ़ाता हूं फिर आपको एक और एग्जांपल स्टेट भी लिख के बताऊंगा, पहले आप पढ़ के देखो इतना। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड by a supplier to a recipient on the decision of या on the direction of the third party, that means इस एग्जांपल जो भी मैंने आपको बताया उसमें मैं फिट कर दूं, अगर सप्लायर हमारे एग्जांपल में था ए, रेसिपिएंट हमारे एग्जांपल में था बी, और डायरेक्शन जो थर्ड पार्टी का था वो तो एक्स। ए ने बी के पास माल भिजवाया, लेकिन किसके कहने पे, एक्स के कहने पे, बिल टू शिप टू मॉडल। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी, यानी जहां का एक्स है। दैट मींस अगर इसी केस में फिट कर दें स्टेट्स, मान लो ए था, कोई स्टेट बताइए बढ़िया सा, चलो कह रहे हैं यूपी बढ़िया है, और एक्स था गोवा का और बी था मान लो एमपी का, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, गोवा, जहां का वो थर्ड पार्टी है, बिल टू शिप टू मॉडल में गोवा, और गोवा अगर है और सप्लायर यूपी का है, प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा है, तो इंटर और इंट्रा, इंटर, ठीक है। एक और एग्जांपल फिट करते हैं, मान लो इस केस में ग्रीन पेन वाली स्टेट ले लेते हैं, ये यूपी, ये भी यूपी, ये गोवा। ए ने बी के पास माल भिजवाया, ए भी यूपी का है, बी भी यूपी का है, जैसे ए कानपुर का है, बी भी कानपुर का है, एक्स गोवा का है, वहां बैठे बैठे उसने कहा ए से ये एसी यहां भिजवा दो, बिल टू शिफ्ट टू मॉडल, कानपुर से कानपुर माल बिक गया है, तब भी वो इंटर बन गया, रीजन मीइंग प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा है,
तुम यूपी के सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा है, गया वो एक्चुअल में यूपी में ही है, बट वो ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी है, इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, और ऐसे केस में आईजीएसटी लगेगा। समझ पा रहे हैं? बेसिकली अगर आप और डेप्थ समझ पाए, आप जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज हो तो छोड़ देना, ना समझना। अगर और डेप्थ समझ पाए, इसमें दो बिलिंग होंगी, दो बिल बनेंगे, दो बार प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। एक बिल जो ए एक्स के नाम पे काटेगा, और एक बिल जो एक्स बी के नाम पे काटेगा। नहीं, ना समझ पाए तो छोड़ देंगे हम। कई बार मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, बाद में ओ मैंने फालतू बोला। इसी रीजन की वजह से बिल टू शिप टू, बिलिंग है एक्स के नाम पे, शिपिंग है बी के नाम पे, बिल टू शिप टू मॉडल। तो हम आपको बढ़ा रहे हैं वो लेग, दो लेग से, दो लेग्स मतलब दो सप्लाई इन्वॉल्व है, हम उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बता रहे हैं जो ए ने करी है एक्स को। सप्लाई तो ए एक्स को कर रहा है ना, भले डिलीवरी बी को हो रही हो, लेकिन ए किसके डायरेक्शन में कर रहा है, एक्स को। तो ये है मतलब ये थर्ड पार्टी। और जब एक्स बी को करेगा तो एक्स चेक करेगा, एक्स जब बी को करेगा तो वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इस ए वाले पॉइंट से निकलेगी। ये सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। और अगर ये पूरी आखिरी की 2-4-5 मिनट की बात आप ना समझ पाए, तुमने कुछ बोला ही नहीं था। ठीक है, आपसे इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। अब ये एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल, ए हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस एट पुणे महाराष्ट्र placed an order on B Limited, Delhi, for delivering a parcel to Nasik, C, who was at Nasik, Maharashtra. ए कह रहा है महाराष्ट्र का है, पुणे का, उसने ऑर्डर दिया बी लिमिटेड को, दिल्ली वाले को, कि साहब एक पार्सल पहुंचा दो नासिक में, महाराष्ट्र में, सी के पास। ट्रांजेक्शन समझ पाएगी? लिख के बताऊं। सप्लायर कौन है इसमें से, ए है कि बी है कि सी है? सप्लायर। माल पहुंचाओ कौन रहा है हिंदी में? बी पहुंचा रहा है। किसका डायरेक्शन पे? ए के डायरेक्शन पे बी पहुंचा रहा है। किस क्या पहुंचा रहा है? सी क्या पहुंचा रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? ए की, बी की, कि सी की? जहां का ए है, थर्ड पार्टी कौन है? जिसके डायरेक्शन पे काम हो रहा है। बी ने सी के यहां किसके कहने पे पहुंचाया? ए, तो ए हुआ थर्ड पार्टी। ए की प्लेस ऑफ सप्लाई, ए का जगह बताओ। पुणे, पुणे हुई प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र। सप्लायर कहां का है? बी, दिल्ली का। दिल्ली का लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे महाराष्ट्र। बोलो आगे बोलो। इंटर स्टेट। समझ पे आ रहे हैं? एक बार फिर से पढ़ता हूँ, अगर कम कंफ्यूजन है तो एक बार और पढ़ लेता हूँ, लिख के बता देता हूँ। अच्छा, आप लोग को लिख के बता देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए पुणे के हैं, ब्रैकेट में महाराष्ट्र लिखा है। बी जो है ये दिल्ली के हैं, और सी जो है ये नासिक, वो भी महाराष्ट्र में ही आता है। ए ने बी से कहा कि ये गुड्स हैं जो तुम सी के पास पहुंचा दो, शिपिंग करो सी के पास, बिलिंग करना मेरे नाम से। बिल टू शिप टू, बिलिंग टू ए, शिपिंग टू सी, बिल टू शिप टू मॉडल। ऐसे में ये है थर्ड पार्टी जिसके कहने पे पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है। बी ए के कहने पे सी के पास पहुंचा रहा है। तो जो ए है थर्ड पार्टी, उसकी जो लोकेशन है, हम वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ थर्ड पार्टी यानी ए, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई? ए की लोकेशन महाराष्ट्र। सप्लायर कहां का है? सप्लायर बी है, दिल्ली का। अब दिल्ली और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट हो गए, इंटर स्टेट हो गया, बिल में आईजीएसटी लगेगा। समझ पा रहे हैं? A having registered place of business at Pune, Maharashtra, placed an order on B Limited in Delhi for delivering parcel to C, Nasik, Maharashtra. In this case, place of supply would be Pune, Maharashtra, and since location Delhi, supplier location of supplier Delhi, place of supply Maharashtra, different state, IGST would be charged क्योंकि ये इंटर-स्टेट सप्लाई है। भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक 3 पॉइंट आपने पढ़ लिए हैं। हाँ जी, पूछिए। फिर से बोलो ना।
तो फिर उसके कहने पे ऐसा काम क्यों हुआ? जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए ना। हम्म। हम्म। पानी पी लें। ऐसे में अगर जैसे आपने अपने घर के लिए मंगवाया, मान लीजिए आपने बैठे बैठे ऑर्डर किया अमेजोन पे, जैसे इनका डाउट पहले हम क्लियर कर देते हैं। इन आपके डाउट को आपके लिए समझ जाइए तो हम समझ गए, चलिए समझा भी देते हैं। थोड़ा सा डाउट को आप चेंज कर लेते हैं, फ्रेम कर देते हैं कि इनको समझ में आ जाए बाकी बच्चों को। मान लीजिए आप सीएस बन गई, है ना, और सीएस बनने के बाद आपकी जॉब लग गई, अब दिल्ली शिफ्ट हो गई और मम्मी है कानपुर में, ठीक है ना। अरे सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात सुन लो। और आपका बिजनेस नहीं, आप जॉब कर रही हैं। अब आपको लेट्स से एक मोबाइल फोन खरीदना है और मम्मी को देना है, मम्मी का बर्थडे है ना, या एनिवर्सरी है, कुछ भी ऐसा कुछ केस मान सकते हैं, मम्मी पापा जो भी। आपने ऑर्डर किया अमेजोन से, आपका बिजनेस नहीं आप ये कहना चाह रही हैं, और आपके कहने पे अमेजोन वाले ने वो मम्मी के पास पहुंचा दिया। अब आमतौर पे जब आपका बिजनेस ही नहीं है तो आप वो अमेजोन की ऐप कानपुर में यूज कर रही हूँ या बैठ के दिल्ली में यूज कर रही हूँ, आपका एड्रेस पड़ा ही नहीं उसमें। एड्रेस ही पड़ा है केवल मम्मी का जो डिलीवरी का है। ऐसे केस में ये बिल टू शिफ्ट मॉडल ही नहीं पहुंचा। आपके नजरिए में बिल टू शिफ्ट हुआ है कि पैसे हम दे रहे हैं और मम्मी को दिया, लेकिन लॉ की नजरों में ये बिल टू शिफ्ट नहीं हुआ। लॉ की नजरों में ये पहुंचा। समझ पा रही हैं आप? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने ब्लिंकिट किया, अब ब्लिंकिट करते समय आप कहीं का भी एड्रेस डाल सकती हैं, तो ये माना जाएगा जहां का एड्रेस आपने डाला है वहां पे नहीं लिया है। अब हो सकता है आपने अपना डाला हो या आपका कोई रिलेटिव हो, उसको आपने कुछ दिवाली होली का गिफ्ट पहुंचाया हो, तो बिल टू शिफ्ट मॉडल भी नहीं पहुंचा, क्योंकि आपकी लोकेशन ही नहीं पता है ना उसको, लॉ मेकर को। और रजिस्टर्ड होंगे, बिजनेस होगा तो पता होगी। तो फिर दो बिल, तभी तो मैं बोल रहा था इसमें दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो आपने एग्जाम्पल पूछा इसमें दो नहीं इन्वॉल्व हो रहे, कि ऐसा होगा अमेजोन वाला आपको बिल काटेगा और आप मम्मी को बिलिंग देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? ये चीज है। तो जब बिजनेस ही नहीं है तो फिर तो एक ही लैग इन्वॉल्व है, 2 लैग कहाँ होंगे? बिल टू शिफ्ट में आमतौर पर 2 लैग होंगे। और किसी का कोई डाउट? अब क्लियर हो गया ना, आप जो कह रही थी बीच में ऐसा नहीं है सर, यही बोल रहे हैं सर, हो गया ना? ओके। और किसी का क्लियर है? मेरे हिसाब से आज के लिए फिर अपन इतना ही करते हैं अभी, लेकिन सेक्शन 10 जो है खत्म नहीं हुआ है। अगली क्लास में अपने डी और ई समझेंगे क्या है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।